अब बीच में घुस गया इंडस्ट्रीज आ गया, फैक्ट्रीज बन गया, मशीन्स आ गया, यानी कि स्टीम पावर का इन्वेंशन। थोड़ा सा मतलब 0.1% इकोनॉमिक्स का पार्ट है। किस तरीके से देखेंगे इसको, इस प्रोसेस को, यानी कि इस सिस्टम को, ये जो सिचुएशन आता है इसको इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। ठीक है, क्लियर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टिज एसएसटी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री के चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले, यानी कि फैक्ट्रीज बनने के पहले भी, इंडस्ट्रीज बनने के पहले भी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस मार्केट में, वर्ल्ड में शामिल थी। किस तरीके से हम लोगों ने प्रोटो इंडस्ट्रियल पीरियड को देखा कि आखिर पहले हमारे ट्रेडिशनल हिस्ट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस कैसे काम करती थी। उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारे चेंजेस देखे, धीरे धीरे मशीन्स का इन्वेंशंस देखा, ये सारा कुछ हम लोगों ने देखा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। हैंड लेबर यानी कि मैनुअली कोई वर्क करवाया जा रहा है, एंड स्टीम पावर यानी कि मशीन के द्वारा कोई वर्क करवाया जा रहा है। तो क्या होता था, हैंड लेबर को ज़्यादा प्रेफर किया जाता था विथ रिस्पेक्ट टू स्टीम पावर, यानी कि मशीन की तुलना में। तो हैंड लेबर जो था वो मार्केट में, सोसाइटी में compete कर रहा था, कंपटीशन चल रहा था हैंड लेबर और स्टीम पावर के बीच में। एज फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटेन का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, तो वहाँ पे ह्यूमन लेबर बहुत ज़्यादा मौजूद था, और इतना ज़्यादा मौजूद था कि वेजेस भी कम लगता था। ठीक है, जैसे इंडिया में लेबर बहुत ज़्यादा मौजूद है, एंड दैट्स वाई लेबर का वेजेस बहुत लो होता है। ठीक है, तो हैंड लेबर को लोग इसीलिए भी और प्रेफर करते थे कि उन लोगों का वेजेस कम लग रहा है, उन लोगों को ज़्यादा देना नहीं पड़ रहा है, और ईजिली जो है वो लेबर, ह्यूमन लेबर मैनुअली वर्क करने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। ब्रिटेन का एग्जाम्पल में तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहते थे कि हमारे पास तो शॉर्टेज ऑफ लेबर है नहीं, तो इसीलिए इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते थे कि मशीन का यूज़ हम लोग ना करें। क्यों? मशीन से काम जल्दी होगा। ठीक है, मैनुअली हम लोग काम करेंगे तो वो काम लेट से होगा, बट वो लोग फिर भी नहीं चाहते थे कि मशीन का यूज़ हम लोग करें, क्योंकि मशीन को अगर हम लोग एक बार ले लेंगे तो उसके पीछे लार्ज इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा, उसके रिपेयरिंग का कॉस्ट, उसके मेंटेनेंस का कॉस्ट, वो सारा कॉस्ट मिला के हमको काम करना पड़ेगा। हैंड लेबर को उठा के लाते हैं किसी भी काम के लिए, तो हम लोगों को उतना कॉस्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि एक तो लेबर इतना ज़्यादा अमाउंट में है, अवेलेबल है, तो हम लोगों को उसको वेजेस भी कम देना पड़ेगा, और उसके पर्सनल रिपेयरिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट तो नहीं लगेंगे। तो दैट्स वाई हैंड लेबर compete विथ स्टीम पावर। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते थे कि हैंड लेबर ही हम लोग यूज़ करें, स्टीम पावर यूज़ ना करें। तो वाई दे डू सो, वाई इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर हैंड लेबर ओवर स्टीम पावर? प्लेंटी ऑफ लेबर हु वर विलिंग टू वर्क फॉर लो वेजेस। जब इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते थे कि मशीन का इंट्रोड्यूस्ड ना हो, दे डिडंट वांट टू इंट्रोड्यूस्ड मशीन। ठीक है, तो व्हाई इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर हैंड लेबर ओवर स्टीम पावर? क्वेश्चन ये उठता है। प्लेंटी ऑफ लेबर हु वर विलिंग टू वर्क फॉर लो वेजेस, यानी कि बहुत सारे लेबर थे और इतने ज़्यादा अमाउंट में थे कि वो लोग खुद लो वेजेस पर काम करना एक्सेप्ट कर लेते थे। ठीक है, सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज डिमांडेड लेबर फॉर अ स्पेसिफिक सीजन। सीजनल लेबर मिलते थे। क्या मिलते थे? सीजनल लेबर मिलते थे। सीजनल लेबर क्या होता है? यानी कि कोई एक टाइम पे जब काम बहुत ज़्यादा हो तो उस वक्त बहुत सारे लेबर को लेते आओ, उसके बाद वो सारे लेबर को हटा दो कि चलिए जाइए, अब तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, यानी कि जब गैस वर्क्स कोल्ड में, ठंड हुआ करती थी, तो उस वक्त गैस वर्क्स ज़्यादा हुआ करता था, तो गैस वर्क्स में मैनुअली लोगों को बुलाया जाता था काम करने के लिए। क्रिसमस के टाइम में, दिसंबर के टाइम में गिफ्ट्स वगैरह बनाने के लिए लोगों को बुलाया जाता था। लोग जाते थे इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए, बट मैनुअली, वहाँ पे मशीन का यूज़ नहीं होता था। तो सीजनल नेचर, इसके वजह से, इस सीजनल नेचर की वजह से हम लोग आगे देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ता है सीजनल नेचर के कारण? तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है क्योंकि एक सीज़न में तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, और दूसरे सीज़न में जब सब कुछ शांत है, ना कोई फेस्टिवल, ना कोई फेस्टिव सेलिब्रेशंस, तो उन सब की वजह से उस वक्त कोई भी लेबर काम नहीं करते, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज,
ठीक है। सीजनल नेचर, सीज़न बाय सीज़न लोगों को काम पर बुलाया जाता था, तो इसकी वजह से क्या होगा, अब मशीन है मेरे पास, मशीन का काम हम अभी कर रहे हैं गिफ्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। दिसंबर में गिफ्ट्स बना दिए क्रिसमस के लिए, कहानी ख़त्म। अब उसके बाद बाकी के सीज़न वो क्या करेगा, मशीन तो एज इट इज़ पड़ा रहेगा, उसको तुम नहीं बोल सकते हैं हाँ तुम्हारा काम हो गया अब तुम जाओ यहाँ से, उसको तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अब मशीन मेरे पास रहेगा तो उसके मेंटेनेंस का कॉस्ट, उसके रिपेयरिंग का कॉस्ट, ये सारा कॉस्ट हमको लगते रहेगा सालों भर। सीजनल नेचर ऑफ लेबर से क्या होता है, एक सीज़न आया, लेबर को बुलाएं, काम करवाएं, दूसरे सीज़न में काम नहीं है, हटा दिए कि अब आप जाओ, अब हमको काम नहीं है, अभी काम नहीं है, ठीक है। तो एक ये भी रीज़न था कि वो लोग हैंड लेबर को यूज़ करते थे ओवर स्टीम पावर, ठीक है। थर्ड रीज़न क्या था, अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली विथ हैंड लेबर, वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट, अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट, और जितना भी वैराइटीज़ हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हैंड लेबर से ही प्रोड्यूस हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। एंड दैट्स वाई इंडिया से लोग सामान क्यों ले जाते हैं, क्योंकि इंडिया में हैंड लेबर ज़्यादा है, मैनुअल वर्क ज़्यादा हुआ करता है, ठीक है। तो मैनुअली जब आप कोई काम करोगे तो उस काम में फाइन रहेगा, फाइन प्रोडक्ट्स वो बनेंगे और गुड क्वालिटीज़ के एंड वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो हैंड लेबर जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, यानी कि हैंड लेबर से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं लोगों को। उसके बाद जो प्रोडक्ट बना करता था, अगर आप एक मशीन खरीदें, ठीक है, एक मशीन से अगर आप एक हैमर बना रहे हैं तो एक ही हैमर एक ही तरह का बनेगा, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी तो 4 से 5 बनेगा, मतलब उस मशीन में जितना डिज़ाइन फिट रहेगा, जो जो शेप फिट रहेगा, सिर्फ आप उतना ही बना सकते हैं। लेकिन आप मैनुअली अगर आप बैठिएगा तो क्या होगा, आप उसी हैमर को 500 तरीके से भी बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो आपके हाथ पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके की शेप से दे रहे हो। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो हैंड लेबर इसीलिए भी यूज़ करते थे कि मान लिया एज़ फॉर एग्जांपल कि उनको हैमर बनाना है, तो हैमर बनाना है तो मशीन का अगर यूज़ करेंगे तो उसमें जो जो शेप फिक्स रहेगा, जिसको हम लोग सांचा बोलते हैं, तो जो जो शेप फिक्स रहेगा मशीन में उस साइज़ का, उस डिज़ाइन का बनेगा। बट अगर वो वही हैमर मैनुअली बनवाता है लोगों से, तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो जैसे बोलेगा, अगर बोलेगा कि हाँ इतना हैमर जो है वो थोड़ा छोटा बनाना, इतना हैमर जो है वो थोड़ा हल्का बनाना, तो वो लोगों के हाथ पर डिपेंड है कि वो उसको कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करके बनाते हैं। तो हैंड लेबर से यानी कि मैनुअल वर्क से हम लोग फाइन क्वालिटी के एंड वेरियस टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ के हम लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं ओवर स्टीम पावर। मशीन से इतना नहीं कर सकते, मशीन से करने लगे तब तो फिर हम लोगों का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लग जाएगा। एक मशीन से 2 ही तरीके का बन पाएगा, फिर दूसरे मशीन से 2 ही तरीके का बन पाएगा, तो इस तरीके से तो हम मशीन ही खरीदते रह जाएंगे और उसके रिपेयरिंग और कॉस्ट में ही हमारा पैसा चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये सारा चीज़ वहीं पे अवेलेबल है जहाँ पे हैंड लेबर यानी कि मैनुअल वर्क करने के लिए लेबर अवेलेबल है, शॉर्टेज ऑफ लेबर वहाँ पे नहीं है। लेकिन जिस कंट्री में शॉर्टेज ऑफ लेबर है वो कंट्री मशीन यूज़ करती है, एज़ फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, ठीक है। तो हैंड लेबर से आप कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा ये जो भी पॉइंट्स था, हर एक पॉइंट का आप लोगों को एक्सप्लेनेशन नोट्स में मिल जाएगा कि वाई देयर इज़ अ सीजनल नेचर एंड व्हाट इज़ द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो इन सब कहानी से क्या समझ में आया कि हैंड लेबर अच्छा है या स्टीम पावर अच्छा है? दोनों अपने जगह पर अच्छा है। स्टीम पावर यानी कि मशीन से हम लोग जल्दी किसी भी प्रोडक्ट को बना सकते हैं लेकिन वेराइटीज़ नहीं बना सकते हैं, और अगर हम लोग मशीन यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर में ग्रोथ होगा। वो भी अभी हम लोग आके देखेंगे कि आखिर वर्कर्स का क्या लाइफ था, ठीक है। हैंड लेबर वो लोग यूज़ करते थे यानी कि मैनुअली वो लोग वर्क करते थे स्टीम पावर के ऊपर जाकर, बट उसके वजह से जब धीरे धीरे स्टीम पावर के तरफ लोग आने लगे तो लाइफ ऑफ वर्कर्स क्या था उन सब के बारे में देखेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो।
व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स का लाइफ कैसे हुआ करता था। तो टाउन से रिलेट करके अगर हम लोग रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं, ठीक है, टाउन से कनेक्ट करते हैं, इधर हम लोग रूरल एरियाज़ को देखते हैं, यानी कि यहाँ पहले से लिखा हुआ है कंट्री साइड, और इधर हम लोग अर्बन एरियाज़ को देखते हैं। यानी कि टाउन से प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या बोला था, मर्चेंट्स माइग्रेट करते थे। मर्चेंट्स माइग्रेट क्यों करते थे, कंट्री साइड में जाते थे, एडवांस पेमेंट देते थे, कपड़े बनवाते थे, या जो भी प्रोडक्ट उनको प्रोड्यूस करवाना है वो सारा काम करवाते थे। उस वक्त कहानी बहुत अच्छे से चल रही थी, इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ नहीं था, सब मज़े में रह रहे थे। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। अब बीच में घुस गया इंडस्ट्रीज़ आ गया, फैक्ट्रीज़ बन गया, मशीन्स आ गया, यानी कि स्टीम पावर का इन्वेंशंस हो गया। तो मर्चेंट्स का झुकाव ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ की तरफ देखने को मिला, तो वो लोग धीरे धीरे कंट्री साइड में जाना बंद कर दिए। तो कंट्री साइड में लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगा, वो कहाँ से कमाएंगे। तो उसके लिए अब माइग्रेशन कंट्री साइड से होता था टाउन्स की तरफ, लेबर्स का, पुअर्स का, इन द सर्च ऑफ जॉब्स। और वो ये सोचते थे कि हम लोग टाउन में जाएंगे और जॉब हम लोगों को मिल जाएगा, जॉब तो रखा हुआ नहीं है। बट पॉसिबिलिटी ऑफ जॉब, यानी कि जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती थी, और एक्चुअल पॉसिबिलिटी तब होती थी जब आपका कोई फ्रेंडशिप, यानी कि फ्रेंडशिप हो या फिर कोई रिलेशन आपका टाउन में सिटेबल हो, अच्छे से वो वहाँ पे रह रहा हो, टाउन में खा रहा हो, पी रहा हो, एंजॉय कर रहा हो मस्ती से, तो आपके पास पॉसिबिलिटी है जॉब लेने की। वरना अगर आप अकेले बिना किसी रिलेशन के टाउन में जा रहे हो कंट्री साइड से, तो आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो टाउन्स में माइग्रेशन हुआ करता था कंट्री साइड से इन द सर्च ऑफ जॉब्स, इन द सर्च ऑफ वर्क्स, बट वहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ जॉब्स बहुत कम हुआ करती थी। ठीक है, सीजनैलिटी ऑफ वर्क, अभी जस्ट मैंने क्या बोला, सीजनल नेचर ऑफ लेबर, सीजनल नेचर ऑफ वर्क, यानी कि वर्क का जब सीज़न आता था तो उस वक्त हैंड लेबर, मैनुअल वर्क बहुत ज़्यादा हुआ करता था। एज़ फॉर एग्जांपल ठंड के दिन में गैस लाइंस वाले काम ज़्यादा हुआ करते थे। दिसंबर के टाइम में गिफ्ट्स, क्रिसमस के पहले गिफ्ट्स वगैरह, या फिर जो भी मैनुअली वर्क हुआ करता था वो सारे प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनते थे। लेकिन सीजनैलिटी ऑफ वर्क इन मेनी इंडस्ट्रीज मीन्ड प्रोलॉन्ग्ड पीरियड विदाउट वर्क, बट सीजनल नेचर ऑफ वर्क के वजह से वो बहुत लंबे टाइम तक अनवर्कड भी हुआ करता था। यानी कि सीजनल वर्क, कुछ भी फेस्टिवल है छोटे से टाइम पीरियड के लिए आएगा, कोई भी वर्क हो रहा है वो छोटे से टाइम पीरियड के लिए आएगा, लेकिन उसके अलावा बाकी के टाइम में क्या होता था, देयर वाज अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड विदाउट वर्क। उसके बाद यानी कि आफ्टर अ बिजी सीजन द पुअर्स वर ऑन स्ट्रीट अगेन। ठीक है, तो माइग्रेशन जब कंट्री साइड से लोग टाउन के तरफ करते थे, तो टाउन में जाते थे, उनके पास कुछ नहीं रहता था, ना कमाने को पैसा, ना रहने को घर, ना खाने को खाना। तो वो लोग क्या करते थे, स्ट्रीट्स पर सोया करते थे, रात में इधर उधर भटकते रहते थे जॉब्स के सर्च में। तो जब बिज़ी सीज़न आता था, जब काम वाला सीज़न आता था, तब तो इंडस्ट्रियलिस्ट्स बुलाते थे कि आओ भाई मेरे इंडस्ट्री में काम करो, हम आपको वेजेस देंगे। लेकिन जब वो सीज़न ख़त्म हो गया, जितने भी पुअर थे वो वापस से रोड पर आ जाते थे, यानी कि वापस से अनएम्प्लॉयड हो जाते थे। ठीक है, उसके बाद बिज़ी सीज़न के बाद को बहुत सारे पुअर्स जो थे वो अपने अपने कंट्री साइड में वापस चले जाते थे, यानी कि विंटर सीज़न के बाद वो अपने अपने कंट्री साइड में वापस चले जाते थे कि वहाँ पे तो खेती वेती का काम है जो सालों भर कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है, तो चलो वहाँ से भी कुछ कमा लेंगे और बिजी सीज़न में टाउन में आ जाएंगे। बट मोस्ट लुक फॉर द ऑड जॉब्स, ऑड जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा सर्च करते थे लोग, यानी कि एग्रीकल्चरल फील्ड में वर्क मिल जाए, या फिर कोई भी छोटा मोटा काम, और ऐसा काम मिले जो मेरे पास हमेशा रहे, सालों भर रहे। ठीक है, तो मशीन्स के आने के वजह से, स्टीम पावर के वजह से मैनुअल लेबर में, पुअर्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिला कि जिस तरीके से पहले
मैनुअल वर्क को ही लोग यूज़ करते थे, मर्चेंट्स खुद जाते थे उनके पास प्रोडक्शन करवाने, प्रोड्यूस करवाने, प्रोडक्ट्स बनवाने, ठीक है। बट जब स्टीम लेबर का इन्वेंशन हुआ, मशीन्स आना स्टार्ट हुआ मार्केट में, तो उसके वजह से मैनुअल वर्क को थोड़ा सफ़र करना पड़ा, थोड़ा क्या बहुत सफ़र करना पड़ा, ठीक है। यानी कि वेजेस तो हाई हो गया था, वेजेस जो था ह्यूमन लेबर का, हैंड लेबर का, वो हाई हो गया था, बट वो बहुत कम बताता था लोगों के लाइफ के बारे में, वर्कर्स के वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ लाइफ के बारे में। कैसे? आपकी सैलरी अभी 10,000 है, ठीक है। 10,000 के अकॉर्डिंग आप मार्केट से सामान लेते आ रहे हो, ठीक है, लेकिन आपकी सैलरी अगर 20,000 हो गई और मार्केट का रेट भी बढ़ गया अचानक से, अगर आपके सैलरी में 100 रुपये इंक्रीमेंट हुआ है तो मार्केट के रेट में 200 रुपये इंक्रीमेंट हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होगा? आपका जो लाइफ है वो और बेटर नहीं होगा। आपको लगेगा कि वाह, मतलब लोगों को ऐसा लगेगा कि वाह मेरी सैलरी बढ़ गई, इसका तो सैलरी बढ़ गया है तो अभी अच्छे से रह सकता है। सैलरी बढ़ा है, सैलरी के साथ साथ मार्केट के प्राइजेस भी तो बढ़े, इनफैक्ट सैलरी से ज़्यादा इंक्रीमेंट मार्केट के प्राइस में हुआ। तो कुछ उसी तरीके से हुआ कि वेजेस तो बढ़ा, हैंड लेबर का वेजेस भी बढ़ा, साथ ही साथ महंगाई भी बढ़ गई। महंगाई भी बढ़ गई तो वो लोगों, हैंड लेबर जो थे वो पुअर थे, वो उनके लाइफ के बारे में क्या ही बताएंगे, इसीलिए दे टेल लिटिल अबाउट द वर्कर्स वेलफेयर, ठीक है। क्लियर है? इसके बारे में भी और बात करते हैं कि व्हाट इज़ वेजेस एंड व्हाट इज़ रियल वेजेस, ठीक है। वेजेस और रियल वेजेस में क्या फ़र्क है, वेजेस एंड रियल वेजेस में क्या फ़र्क है। सैलरी के साथ साथ सोसाइटी की महंगाई भी बढ़ गई तो क्या फ़ायदा सैलरी बढ़ने की, ठीक है। तब तक आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेजेस एंड रियल वेजेस, अभी मैंने क्या बोला, सैलरी में भी 100 रुपये की अगर इंक्रीमेंट हो रही है बट मार्केट के प्राइजेस में 200 रुपये की इंक्रीमेंट हो रही है, तो आपकी सैलरी बढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगी, ठीक है। यानी कि इंक्रीज इन द प्राइजेस, डिक्रीज इन द वेजेस। अभी आप लोग बोलोगे मैम यहाँ पे आप बोल रही हैं डिक्रीज इन द वेजेस, अभी जस्ट मैंने क्या बोला, वेजेस बढ़ जाते हैं लेबर्स के, तो कैसे? यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब 0.1% इकोनॉमिक्स का पार्ट है। किस तरीके से देखेंगे इसको, इस प्रोसेस को, यानी कि इस सिस्टम को, ये जो सिचुएशन आता है इसको इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन, ठीक है। क्लियर है? नहीं क्लियर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। यानी कि वेजेस जो हुआ करता था लेबर का वो बढ़ता था, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ मार्केट की महंगाई भी बढ़ जाती थी, तो इसीलिए लेबर्स के वेजेस को कम माना जाता था। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्रीज इन द प्राइजेस, मार्केट प्राइजेस एंड डिक्रीज इन द वेजेस। और सीजनल नेचर की वजह से क्या होता था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता था जिसकी वजह से पुअर्स की, यानी कि गरीबों की संख्या सोसाइटी में, मार्केट में बढ़ जाती थी, ठीक है। एंड देन दे अटैक्ड ऑन स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी में स्पेशली जो मूवमेंट उठाया गया अटैक का, वो स्पेशली विमेंस के द्वारा लिया गया था, यानी कि विमेंस स्पेशली अटैक्स ऑन स्पिनिंग जेनी, बट हाँ मेंस भी शामिल थे। स्पिनिंग जेनी क्या है, एक मशीन है जिसमें नंबर ऑफ स्पिंडल्स लगे हुए हैं। 1764 में जेम्स हारग्रीव्स ने इसका इन्वेंशन किया था, ठीक है। जेम्स हारग्रीव ने इसका इन्वेंशन किया था। यहाँ पे आप लोग पिक्चर देख रहे हैं स्पिनिंग जेनी का, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे, यानी कि बहुत सारे धागा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पहले जब मैनुअल वर्क होता था तो उस वक्त, मैनुअल वर्क के वक्त क्या होता था, एक स्पिंडल को, यानी कि एक धागे को बनाने के लिए एक लेबर का यूज़ होता था। लेकिन जब स्पिनिंग जेनी, यानी कि जब मशीन का इन्वेंशन हो गया, तो उसके वजह से क्या होगा, बस एक आदमी 10 धागा बना सकता है। तो इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर में ग्रोथ हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर में ग्रोथ कैसे हुआ, जब हाथ से बनाना था तो एक धागा को बनाने के लिए एक आदमी रहता था। अब मशीन का इन्वेंशन हो गया, अब एक मशीन में 10 धागा बनाने का सिस्टम फिट है और बस उस मशीन को घुमाने के लिए एक आदमी चाहिए, तो वो 10 यानी कि 9 आदमी तो अनएम्प्लॉयड हो गए जो वो काम करते थे। इसीलिए स्पिनिंग जेनी पे वो लोग अटैक करते हैं कि इस मशीन के वजह से मेरा काम रुका है, इस मशीन को तो हम तोड़ देंगे, ठीक है। तो स्पिनिंग जेनी, इसका अच्छे से डेफिनेशन आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा, दैट व्हाट इज स्पिनिंग जेनी। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि
डिफाइन अबाउट स्पिनिंग जेनी। ठीक है, तो स्पिनिंग जेनी जेम्स हारग्रीव्स ने 1764 में इन्वेंट करा था, जिसमें नंबर ऑफ स्पिंडल्स लगे हुए थे। ठीक है, हाउ डिड द सिचुएशन इम्प्रूव, ये अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन, ये लो वेजेस का सिचुएशन, ये सारा इम्प्रूव कैसे होता है? तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस और बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, इन सब का जब इन्वेंशन होता है, रोड्स जब वाइडन हो जाते हैं, जब एक्सटेंट हो जाते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम, बिल्डिंग का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम, ये सारे जब काम आते हैं मार्केट में, सोसाइटी में, तब ह्यूमन लेबर का थोड़ा सा यूज़ होता है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, ख़त्म नहीं होता है, कम होता है। ठीक है, और जितने भी नंबर ऑफ वर्कर्स जो भी एम्प्लॉयड करते थे, बेसिकली वो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे। मशीन वगैरह, गाड़ी वाड़ी का चेकअप करना या फिर उसका जो भी रिपेयरिंग का काम होता था वो सारा करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, हैंड लेबर ओवर स्टीम पावर, यानी कि स्टीम पावर, पहले तो हम लोगों ने देखा कि स्टीम पावर को लोग, यानी कि मशीन्स को लोग यूज़ नहीं करना चाहते थे ड्यू टू वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स मेड मैनुअली एंड ड्यू टू द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स। लेकिन धीरे धीरे जब मार्केट में, सोसाइटी में मशीन्स का इन्वेंशन होने लगा और जब लोग देखे कि मशीन से काम तो जल्दी हो रहा है, तो जब काम जल्दी होने लगा तो लोग धीरे धीरे जब मशीन की तरफ झुकाव करने लगे तो अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर में ग्रोथ हुआ। वेजेस बढ़ते हुए भी वेजेस में ग्रोथ नहीं हुआ, उसमें इंक्रीमेंट नहीं हुई, और स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन हुआ फॉर मेकिंग थ्रेड्स। ठीक है, तो स्पिनिंग जेनी के ऊपर अटैक हो जाता है। अटैक स्पेशली विमेन के द्वारा किया जाता है, क्योंकि स्पेशली विमेन धागा मेकिंग में या फिर क्लोथ्स मेकिंग में शामिल हुआ करती थी, तो उनके पास भी एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं बचा था। ये सारा सिचुएशन इम्प्रूव कैसे होता है? बेसिकली ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ की वजह से सिचुएशन इम्प्रूव होता है, और कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल्स की वजह से जो ये अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर का प्रॉब्लम था वो थोड़ा रिलीफ में मिलता है, यानी कि लाइफ ऑफ वर्कर इज़ मिजरेबल। व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ वर्कर्स, जो हमारा आज का टॉपिक था, तो लाइफ ऑफ वर्कर इज़ मिजरेबल। वर्कर्स का लाइफ बहुत मिजरेबल था, कभी ये कभी वो, एक सीज़न में बहुत अच्छे से खा रहे, पी रहे, एंजॉय कर रहे हैं, और दूसरे सीज़न में रोड पर आ जा रहे हैं। तो इस तरीके से हैंड लेबर का यूज़ और स्टीम पावर का, यानी कि मशीन्स का यूज़ देखा गया। ये सारा जो भी कॉन्सेप्ट था फ्रॉम द प्रोटो इंडस्ट्रियल पीरियड टू दिस टॉपिक, यानी कि टू स्टीम पावर, ये सारा वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है, ये सारा यूरोपियन इंडस्ट्रीज़ का पार्ट था, यूरोपियन इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट था और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव का पार्ट था। याद कीजिए, इन द वेरी स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने क्या बोला था, हम लोग इस चैप्टर में क्या देखेंगे? वेस्टर्न पर्सपेक्टिव देखेंगे, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव देखेंगे, और पैरेलल में क्या देखते रहेंगे? इंडियन पर्सपेक्टिव को देखते रहेंगे। ठीक है, पैरेलल में इंडियन पर्सपेक्टिव को देखते रहेंगे। ये सारा जो पार्ट था वो तो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव का था आपका। अब जो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो वो सारा इंडियन पर्सपेक्टिव का देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इस पार्ट का नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।